दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप आपका सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। दोस्तों लाइक के साइड वाला बटन आजकल एक नया आया है जिस पर हाइप लिखा हुआ है, HYPE। थोड़ा सा आप नीचे देखोगे तो हाइप लिखा हुआ है, आप हाइप को भी जरूर से जरूर दबाएं। चलिए आज की कहानी नंबर 17वें एपिसोड में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी सीक्रेट घर जमाई, एपिसोड नंबर 70। ड्रैगन ग्रुप का किंग। ड्रैगन किंग लगभग हार चुका था। समर ने ड्रैगन किंग को 3 पंच में हरा दिया था। लोगों के चेहरे पर जो आश्चर्य के भाव थे। क्या ड्रैगन किंग हार गया? लोग ये देखकर दुखी हो रहे थे, जैसे उनके तो माता पिता मर गए हों। ड्रैगन किंग ड्रैगन ग्रुप का किंग था, इंडिया का टॉप फाइटर। लेकिन ऐसे ताकतवर किंग को शैडो किंग ने केवल 3 बार में हरा दिया था। तो फिर शैडो किंग कितना पावरफुल होगा? इसी बात से सब कुछ वहां पर लोग डर रहे थे। उन्हें अभी तक अंदाजा ही नहीं था कि शैडो किंग कितना ताकतवर है। वो ड्रैगन किंग से भी ज्यादा ताकतवर था। कोई आश्चर्य नहीं था कि उसमें चौहान परिवार की शादी में आने की उसने हिम्मत की। इस समय बाएं तरफ खड़े लोग जिन्होंने पवन का समर्थन किया था, अपने फैसले पर पछता रहे थे। वो यही सब सोच रहे थे कि काश उन्हें पहले पता होता ड्रैगन किंग इतना कमजोर है तो वो पहले ही शैडो किंग का साथ देते। बदकिस्मती से अब बहुत देर हो चुकी थी। अब वो बस मन ही मन अपने आप को कोस सकते थे। हालांकि भाटिया परिवार और अरोड़ा परिवार आखिरकार राहत की सांस ले सकते थे। सोहम भाटिया उस पल को याद कर रहा था जब उसने निशा पर विश्वास नहीं किया, जब वो कह रही थी कि शैडो किंग ज्यादा पावरफुल है। निशा की बात अगर सच साबित हो गई थी, शैडो किंग ने ड्रैगन किंग को हरा दिया था। एक लड़की अपने आप को शांत नहीं कर सकी। उसने अपने आप से कहा, शैडो किंग अविश्वसनीय रूप से ताकतवर है। हालांकि वो जानती थी कि शैडो किंग अंडरवर्ल्ड का टॉप किंग है, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो इतना पावरफुल होगा कि वो ड्रैगन किंग को 3 ही मुक्कों में हरा देगा। निशा को यह अजीब लग रहा था। वो ड्रैगन ग्रुप की मेंबर थी, लेकिन उसने समर का साथ दिया। उसे डर था कि इस लड़ाई के बाद ड्रैगन किंग उसे ड्रैगन ग्रुप से बाहर निकाल देगा। दिल्ली यंग मास्टर बैंकेट में आए लोगों को समर को प्रशंसा से देख रहे थे। ये सभी यंग थे और सबसे ज्यादा ताकतवर की हमेशा तारीफ ही होती है। समर भी उनकी ही उम्र का था, लेकिन वो ड्रैगन किंग को 3 वार में ही धाराशायी कर सकता था। वहीं दूसरी ओर ड्रैगन किंग खून भरी खांसी खास रहा था। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वो इतना घायल था, उसमें अब इतनी एनर्जी नहीं बची थी कि वो खड़ा हो पाएगा। ड्रैगन किंग ने आश्चर्य से कहा, शैडो किंग, फिस्ट में बहुत तुम ताकतवर हो। उसका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ चुका था। उसे लगा कि ड्रैगन किंग फिस्ट कमाल का है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शैडो किंग फिस्ट का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, इसीलिए वो अंडरवर्ल्ड का टॉप किंग है। समर उसके सामने खड़ा रहा और वहां से उसकी सांसें फूल रही थी। हालांकि उसने ड्रैगन किंग को 3 बार में हरा दिया था, लेकिन वो अपनी पूरी एनर्जी लगा चुका था, जिसकी वजह से वो खुद भी थक गया था। आखिरकार ड्रैगन किंग भी अंडरवर्ल्ड में दूसरे नंबर का ताकतवर किंग था। अगर समर अपनी पूरी ताकत न लगाता तो उसे कभी हरा नहीं पाता। अगर ड्रैगन किंग के सामने लेवल अगर कोई और इंसान होता तो वो कब का मर चुका होता। हालांकि चीजें हमेशा हैरान करने वाली होती थी। जिंदगी सच में तब आपके पास आती है जब आप पूरी तरह से तैयार होते हैं। अब जब समर अपनी सबसे कमजोर स्थिति में था, एक काली परछाई बिजली की गति से समर की तरफ बढ़ी और उसके दिल पर खंजर से वार कर दिया। समर को एक खतरे का एहसास हुआ। अनगिनत लड़ाइयां लड़ने के बाद उसे खतरे का सही अंदाजा हो गया था। उसे उस समय जानलेवा खतरे का आभास हो रहा था जब वो कमजोर महसूस कर रहा था। सबसे खतरनाक पल में समर थोड़ा सा बाईं तरफ मुड़ गया। खंजर उसके सीने में तो नहीं लगा, लेकिन उसका पेट नहीं बच पाया। समर का पेट एक काले खंजर से चिर गया था। घाव लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा था और उसमें से खून बहने लगा था। उसके कपड़े खून से भीग गए थे। शैडो किंग घायल हो गया था। हर कोई जो समर की हालात देखकर हैरान था। समर की हालात देखकर पायल का चेहरा भी तुरंत आश्चर्य से भर गया था। वो बुरी तरीके से चीखी, समर। जब समर देखा कि घायल हो गया है तो वो लगभग बेहोश हो गई थी। मॉन्क, बोल्डमैन और अन्य लोग भी समर को घायल होता देखकर पीले पड़ गए और चिल्लाने लगे, बॉस, बॉस।
समर ने ड्रैगन किंग को तो हरा दिया था, जितने ही वाला था, लेकिन अचानक किसी ने उस पर खंजर से वार कर दिया, जिससे हर कोई पागल हो गया था। समर ने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर अपने पेट के घाव को ढक लिया। उसने ऊपर देखा तो एक बुजुर्ग उसके सामने खड़ा था। बुजुर्ग बहुत बूढ़ा था, कम से कम 90 साल का। उसके बाल सफेद हो गए थे, पेट झुकी हुई थी, लेकिन उनके चारों तरफ एक शक्तिशाली आभा थी, जो इतनी प्रबल थी कि ड्रैगन किंग की आभा भी फीकी पड़ रही थी। आश्चर्य की बात यह थी कि बुजुर्ग एक लेवल ट्रिपल एस का फाइटर था। तभी पवन चौहान ने जमीन पर घुटने टेके हुए सम्मान के साथ अभिवादन करते हुए कहा, पूर्वज, आप आ गए हैं। उसका पीला पड़ चुका चेहरा आखिरकार कुछ सामान्य हो गया था। तभी चौहान परिवार के सभी लोगों ने उस बुजुर्ग के सामने घुटने टेकते हुए सम्मान के साथ कहा, आपको आपको देखना हमारे लिए सम्मान की बात है पूर्वज। जो सुपर फाइटर अप्रत्याशित रूप से आया था, वो वास्तव में चौहान परिवार का पूर्वज था। पूर्वज को देखते ही सभी लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। सब ऐसे चौंक रहे थे जैसे किसी भूत को देख लिया हो। ये हैरानी उस पल और भी ज्यादा थी जब शैडो किंग ने ड्रैगन किंग को हरा दिया था। यह सब इसीलिए था क्योंकि चौहान परिवार के पूर्वज 3 साल पहले मर गए थे। कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि वे फिर से जिंदा कैसे हो गए। तभी ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने हैरान होते हुए पूछा, तुम तो 3 साल पहले मर गए थे, फिर अब जिंदा कैसे हो गए? उसका चेहरा भी आश्चर्य में बदल गया। चौहान परिवार के पूर्वज की मौत 3 साल पहले हुई थी। अंतिम संस्कार में वो भी गया था। उसने पूर्वज के ताबूत को लेटे हुए देखा था। फिर यह आदमी जिंदा कैसे हो सकता था? न सिर्फ ग्रीन दानव किंग, बल्कि आसपास के सभी बड़े परिवारों के लोग हैरान थे। खासकर भारद्वाज परिवार का हेड जीवन भारद्वाज, कपूर परिवार का हेड गौतम कपूर और भाटिया परिवार के सोहम, ये सभी भी पूर्वज के अंतिम संस्कार में आए थे। 3 साल पहले मर चुके आदमी को देखकर वहां हर कोई डर गया था। इसके अलावा चौहान परिवार का पूर्वज अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। 50 साल पहले वो दिल्ली का नंबर 1 फाइटर था। उसका सबसे बड़ा बेटा, जिसने उससे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली थी, उसने भी दिल्ली में नंबर 1 फाइटर का खिताब जीता था। लेकिन भारद्वाज परिवार के थर्ड मास्टर ने उसे मार दिया था। चौहान परिवार के पूर्वज ने हल्के मुस्कान के साथ सभी के आश्चर्य का जवाब देते हुए कहा, कृपया मुझे माफ करें, मैं दफन होने के बाद जाग गया, इसलिए मैं ताबूत फाड़कर बाहर आ गया था। मैं आप सभी को नहीं बताया क्योंकि आप पहले ही मेरे अंतिम संस्कार में आ गए थे। हालांकि पूर्वज ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन सभी लोग इससे डर गए थे। ताबूत फाड़कर बाहर निकल गया था। सब यही सोच रहे थे कि काश पूर्वज मजाक कर रहे हैं, क्योंकि यह उनके लिए उतना खतरनाक और डरावना था। पवन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो अभी भी शांत था। दरअसल जब उसने 3 साल पहले पूर्वज को दफनाए जाने के अगले दिन उन्हें ताबूत से बाहर निकलते देखा, तो वो भी डर गया था। पवन जानता था कि ये घोषणा करने के बाद बड़ा ही अजीब होगा, लेकिन पूर्वज ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। पूर्वज ने कहा था कि वो बस चौहान परिवार के विला में ही छिपकर रहना चाहते थे। वो तभी आएंगे जब उनकी जरूरत होगी। मार्शल आर्ट के महान फाइटर का उसके परिवार वाले कभी भी अग्नि से संस्कार नहीं करते थे। वे उसका मकबरा बनाते थे, जिससे उनके परिवार के युवा सदस्य प्रेरित हो सके। ऐसे ही पूर्वज का मकबरा बनाया गया था, लेकिन अगले ही दिन वो अपना मकबरा ताबूत फाड़कर बाहर आ गया था। वास्तव में चौहान परिवार आज खत्म होने वाला था, इसलिए चौहान परिवार के पूर्वज अचानक आ गया था। तभी समर ने गुस्से में कहा, तुम बूढ़े पागल, तुम्हें कभी किसी ने यह नहीं सिखाया कि छिपकर हमला नहीं करना चाहिए? असली मार्शल आर्ट फाइटर कभी भी छिपकर हमला नहीं करता। उसका चेहरा आक्रोश से ढक गया था। आवाज क्रोध से कांप रही थी। जब उसने ड्रैगन किंग को हरा दिया था तब वो चौहान परिवार को खत्म करने ही वाला था। तो उसने ये कभी नहीं सोचा था कि चौहान परिवार को बचाने के लिए अचानक उनका पूर्वज सामने आ जाएगा। अगर वो सामने आया होता तो ठीक था, लेकिन उसने समर पर छिपकर हमला किया। ये बात सबसे कमजोर कर देने वाली थी। अगर समर ने जल्दी से रिएक्ट न किया होता तो शायद ये खंजर उसके दिल में घोंप देता। समर ने मन ही मन कहा, नीच इंसान, चौहान परिवार के पूर्वज कितने नीच हैं, छुपकर वार करते हैं। समर का चेहरा उतर गया था। उसके पेट में जलन होनी शुरू हो चुकी थी। टाइगर किंग को मारते समय उसको कोई चोट नहीं लगी थी, न ही ड्रैगन किंग को मारते समय।
लेकिन चौहान परिवार के पूर्वज ने छिपकर हमला किया था, इसलिए वो गुस्से में भी था। चौहान परिवार के पूर्वज पर धिक्कार था। एक लेवल ट्रिपल एस का फाइटर और 90 साल से ज्यादा की उम्र होने के बावजूद उसने इतनी गिरी हुई हरकत कर दी थी। समर ने अपना चेहरा घुमाया। उसने पूर्वज को एक खतरनाक किलिंग इंटेंट्स के साथ घूरते हुए कहा, तुम गंजे गधे, तुम खुद मुसीबत मोल ले रहे हो। समर के मुंह से गंजा गधा सुनकर आसपास के सभी लोग हैरान रह गए। वो सभी यही सोच रहे थे कि समर इतनी हिम्मत कैसे कर रहा है कि वो एक पूर्वज को गंजा गधा कह रहा है। पूर्वज ने भी गुस्से में समर को घूरते हुए कहा, यंग मैन, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे गंजा गधा कहने की। पूर्वज के चेहरे पर ऐसा भाव था मानो बारिश की बूंदें उससे गिरने ही वाली हों। चौहान परिवार के पूर्वज और परिवार में छिपे टॉप मास्टर्स होने के नाते वो लेवल ट्रिपल एस के फाइटर थे और उन्हें किंग के लगभग समान लेवल का माना जाता था। आज तक समर के अलावा किसी में भी उन्हें गाली देने की हिम्मत नहीं की थी। समर ने व्यंग्य करते हुए फिर ठंडी आवाज में कहा, गंजे गधे, ये देखो, मैं फिर से तुम्हें गंजा गधा कहने की हिम्मत कर रहा हूं और तुम्हें पता है आज मैं चौहान परिवार का सफाया करके ही दम लूंगा। उसकी बात सुनकर आसपास के लोग फिर से दंग रह गए थे। उन्हें अभी अभी पता चला कि समर कितना आक्रामक और गुस्सेल है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वो बुरी तरह से घायल होने पर भी इतना गुस्सेल होगा। ये सभी एक ही बात उसको कहना चाहते थे, यार पहले कम से कम खुद को देख तो लो, तुम बुरी तरह से घायल हो जबकि पूर्वज अभी भी एक राक्षस की तरह मजबूत और जिंदा दिल है। फिर तुम कैसे चौहान परिवार को खत्म कर सकते हो। वहीं चौहान परिवार के पूर्वज ने समर की बात पर जोर से हंसते हुए कहा, चौहान परिवार को खत्म कर दोगे, मुझे कहना पड़ेगा नौजवान, तुम सच में बहुत घमंडी हो। इतनी छोटे उम्र में मुझसे भी ज्यादा घमंडी। दुर्भाग्य से मेरे सामने घमंड करने वाले लोग पहले ही मर चुके हैं। ये कहते ही उसकी आंखों में खतरनाक किलिंग इंटेंट आ गया था। चौहान परिवार ही उसका मूल जीवन और सब कुछ था। अब कोई उसे वार्निंग दे रहा था तो वो उसे खत्म कर देगा। पूर्वज ने तय कर लिया था कि वो इस घमंडी युवक को मार कर दम लेगा, लेकिन तभी उसको कुछ याद आया। उसने सोचा कि अगर उसे मार दिया तो ये उसके लिए बहुत आसान सजा होगी। उसने सोचा कि वो उसके हाथ पैर तोड़ेगा, उसे धीरे धीरे तड़पाएगा और फिर खुद की जब वो मौत की भीख न मांग ले। वहीं समर ने अपने पेट से बह रहे खून पर नजर डाली। उसे पता था कि चोट बहुत गहरी है और वो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। वो जितना ज्यादा इंतजार करेगा उसका उतना खून बहता रहेगा और फिर ज्यादा खून बहने से उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। इस फाइट को जल्दी खत्म करना ही एकमात्र रास्ता था जिससे वो आगे बढ़ सकता था। इसलिए समर ने अपनी दाहिनी कलाई घुमाई और तुरंत अपना किलिंग खंजर निकाल लिया। किलिंग खंजर स्याही की तरह काला था। उसमें से एक डरावनी चमक निकल रही थी। समर का शरीर एक भूतिया साया में बदल गया, मानो वो एक चमक हो, और अगले ही पल वो बिजली की स्पीड से पूर्वज की तरफ आगे बढ़ गया। चौहान परिवार के पूर्वज शैडो किंग की गति देखकर प्रभावित हुए, जो उनसे भी तेज थी। पूर्वज समर की स्थिति पर गंभीरता से विचार करने लगा, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि ये युवक घायल होने के बाद भी इतना तेज कैसे है। पूर्वज ने खुद को भाग्यशाली माना कि उसने समर पर चुपके से हमला करके उसे घायल कर दिया, नहीं तो वो पहले कभी उसका मुकाबला भी करने की सोच नहीं सकता था। समर ने अपने हाथ में पकड़े हुए किलिंग खंजर को लहराया और वो पूर्वज पर वार करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन पूर्वज ने उसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वो जानता था किलिंग खंजर ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने अपना खंजर निकाला और किलिंग खंजर की तरफ तान दिया। लेकिन अगले ही पल जब दोनों खंजर आपस में टकराए तो एक अजीबोगरीब घटना घटी, जिसे देखकर पूर्वज के होश उड़ गए। पूर्वज का खंजर एक चटाक की आवाज के साथ दो टुकड़ों में टूट गया। पूर्वज ने हैरान होते हुए कहा, क्या क्या मेरा खंजर टूट गया। पूर्वज के चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास की झलक थी। अब उसे पता चल गया था कि समर का खंजर हाई क्वालिटी वाले स्टील से बना है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका कवच के प्लेटों में भेदने वाला खंजर समर के खंजर से एक ही बार में टूट जाएगा। पूर्वज को अब समझ आ रहा था, समर खतरे की घंटी है। उसने अपना रुख बदला और तेजी से पीछे की तरफ बढ़ने लगा। पूर्वज तेज तो था, लेकिन समर से नहीं। वो उसे आगे निकल गया और उसने अपना किलिंग खंजर से जोरदार वार किया और अगले ही पल पूर्वज का हाथ काट दिया। पूर्वज अपने कटे हुए हाथ को देखकर बुरी तरह से चिल्लाया, हाँ मेरा हाथ। उसका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था। खून की धार बह रही थी और उसे काले कपड़े लाल हो गए थे। आसपास के लोग व्यापक रूप से चर्चा करने लगे थे।
उनकी आंखों में भी डर भर गया था। उनमें से एक लड़के ने हैरान होते हुए कहा, अरे अरे वो देखो, चौहान परिवार के पूर्वज घायल हो गए। शैडो किंग सच में बहुत ताकतवर है भाई। उसके पास खड़े लड़के ने कहा, हाँ दोस्त, शैडो किंग अभी भी पूर्वज के हाथ काटने में सक्षम है, भले ही वो खुद घायल है। एक और लड़के ने कहा, अरे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो अंडरवर्ल्ड का नंबर 1 किंग है। उसने पूर्वज को बुरी तरह से घायल कर दिया। वहीं एक हाथ कटने से पूर्वज की फाइटिंग पावर कम होती जा रही थी। वो समर से भी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गया था। समर पूर्वज को पूरी तरह से पीटने का मौका नहीं गंवाना चाहता था। उसने अपना किलिंग खंजर फिर से ऊपर उठाया और फिर से पूर्वज की तरफ दौड़ा। पूर्वज ने भागने की लाख कोशिश की, लेकिन वो समर से बच नहीं पाया। अंडरवर्ल्ड में शैडो किंग की गति सबसे तेज थी। कोई भी उसके आगे निकल नहीं सकता था। अचानक पूर्वज के चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि भागना नामुमकिन है, इसलिए उसे नतीजों की परवाह किए बिना समर से लड़ना पड़ेगा। दुर्भाग्य से पूर्वज अपना हाथ खोने के बाद समर का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए वो वहां सिर्फ भागने की कोशिश ही कर रहा था। पूर्वज ने एक और दयनीय चीख मारी। आह! समर ने उसका दूसरा हाथ भी काट दिया था। अपने दोनों हाथ खोकर पूर्वज बिना पंखों वाले बाज की तरह हो गया था। उसकी फाइटिंग पावर पूरी तरह से चली गई। इसके बाद समर ने फिर से अपने किलिंग खंजर को बिजली की गति से लहराया, पूर्वज का सिर काट दिया। चौहान परिवार का पूर्वज मारा गया था। इस बार पूर्वज सच में मर गया था और 3 साल पहले हुई मौत की तरह अब वो कभी भी ताबूत से बाहर नहीं निकलेगा। पूर्वज की दर्दनाक मौत देखकर चौहान परिवार के सभी लोग बुरी तरह से चीख पड़े। उनके चेहरे भयानक रूप से पीले पड़ गए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि समर उनके सबसे ताकतवर पूर्वज का सिर काट देगा। इसके बाद समर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, आज चौहान परिवार को उनके विला में ही जला देंगे। मार डालो इन्हें। शैडो ग्रुप टीम चौहान परिवार के एक एक मेंबर को मार डालो। समर का ऑर्डर सुनते ही उसकी टीम के लोग सभी ड्रैगन ग्रुप की टीम से लड़ने के लिए तैयार हो गए। हालांकि ड्रैगन ग्रुप टीम शैडो ग्रुप टीम्स के मुकाबला करने में सक्षम तो थी, लेकिन ड्रैगन किंग की हार और पूर्वज की मौत की स्थिति देखकर वो उनकी स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी थी। उसकी हार पूरी तरह से स्पष्ट थी। शैडो ग्रुप टीम ने ड्रैगन ग्रुप के 4 मेंबरों को सेकंड के भीतर घायल कर दिया। समर ने व्यंग्य करते हुए कहा, चलो पहले चौहान परिवार को खत्म करते हैं, फिर वापस आकर ड्रैगन ग्रुप टीम को भी मार डालेंगे। उसका मुख्य दुश्मन तो चौहान परिवार था। ड्रैगन ग्रुप टीम पहले ही अपनी फाइटिंग पावर खो चुकी थी और इसलिए उसे उन्हें मारने की कोई जल्दी नहीं थी। मार डालो सबको। शैडो ग्रुप टीम के हर एक मेंबर में खतरनाक किलिंग इंटेंट आ रहा था। अब चौहान परिवार के विनाश को कुछ भी कोई भी नहीं रोक सकता था। परिवार के अन्य परिवारों की तुलना में दिल्ली का सबसे बड़ा परिवार, सबसे पावरफुल परिवार, लेकिन शैडो ग्रुप टीम के सामने वो कुछ भी नहीं थे। इस बीच लायन दानव किंग और ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने चौहान परिवार के लोगों को मारना शुरू कर दिया था। चौहान परिवार के विला में सिर्फ चीखे ही चीखे सुनाई दे रही थी। उनके मेंबर एक के बाद एक मरे जा रहे थे। उनके दिलों में आक्रोश, अनिष्ठा, पछतावा और डर भरा हुआ था। चौहान परिवार के अधिकांश मेंबर, जिनमें साहिल चौहान भी शामिल था, कुछ ही समय में मारे गए। अब सिर्फ परिवार का हेड पवन चौहान ही जिंदा बच गया था। पवन ने समर को घूरते हुए डर के साथ कहा, राक्षस, तुम एक राक्षस हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पूरा परिवार का नरसंहार हो जाएगा। समर ने बहुत ही डरावनी आवाज में कहा, पवन, मैंने तुम सबकी मौत का फरमान उसी समय जारी कर दिया था जब तुमने कियारा को मारने के लिए अपने लोगों को भेजा था। जब गलती खुद की हो तो कोई दूसरों पर दोष नहीं दे सकता था। चौहान परिवार अपने साथ होने वाली सभी त्रासदियों के लिए खुद ही जिम्मेदार था। तभी वुश वुश की आवाज आई। समर ने तुरंत अपना खंजर लहराया और उसे ने पवन का भी सिर काट दिया। चौहान परिवार का हेड भी मर गया। चौहान परिवार का हर मेंबर मारा गया और आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। इसी बीच चौहान परिवार का समर्थन करने वाले बाईं तरफ खड़े लोगों के चेहरे भयानक रूप से पीले पड़ गए थे, मानो अभी अभी उनके पिता एकदम से मर गए हों। उन्हें अपने फैसले पर और ज्यादा पछतावा हो रहा था। हालांकि समर ने चौहान परिवार को तबाह कर दिया था, जिससे साबित हो गया था कि अगला उनका चुनाव गलत था। लेकिन अब वो इससे ज्यादा अफसोस नहीं कर सकते थे। अगर पछतावे की जैसी कोई चीज होती तो उसे जरूर लेते। वे उसके लिए पैसे भी देते, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो। तभी समर ने बाईं तरफ खड़ी
बेड पर एक ठंडी नजर डाली। उनसे सबसे पहले भारद्वाज परिवार के हेड जीवन से व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, जीवन भारद्वाज, तुम ही वो पहले व्यक्ति नहीं थे जिसने मुझे मारने के लिए सबसे पहले पवन से सहमति जताई थी? समर की बात सुनकर जीवन भारद्वाज का जबड़ा लगभग खुला रह गया। उसकी आंखों में डर आ गया था। पवन का शरीर अभी भी जमीन पर पड़ा उसे घूर रहा था। जीवन ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसने समर से माफी मांगते हुए कहा, समर, मैं गलत था, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? उसका चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ गया था। जीवन अपना सिर नीचा कैसे नहीं कर सकता था। दिल्ली का सबसे बड़ा परिवार चौहान परिवार खत्म हो चुका था। वो भी उसी तरह खत्म नहीं होना चाहता था। तभी समर ने अकड़ के साथ कहा, आपको माफ कर दूं, ये नामुमकिन है। अगर मैं इतना ताकतवर ना होता तो अब तक तो मैं मर चुका होता और आप उनके साथ मिलकर मुझ पर हंस रहे होते। और अब आप कह रहे हैं कि मैं आपको माफ कर दूं। आपने सचमुच मुझे निराश कर दिया। जीवन ने गड़गड़ाते हुए कहा, समर, समर, मैं तुम्हारा चाचा हूं। प्लीज मुझे जाने दो, क्योंकि हम रिश्तेदार हैं। और क्या तुम अपने बड़ों पर हाथ उठाओगे? उसकी बात सुनकर समर ने ठंडी आवाज में कहा, अब आपको याद आ गया कि मैं आपका भतीजा हूँ। ठीक है, मैं आपको तभी जाने दे सकता हूँ जब आप भारद्वाज परिवार के हेड की उपाधि छोड़ देंगे। हालांकि समर जीवन से नफरत करता था, फिर भी वो समर का चाचा था और इसलिए वो उसे मार नहीं सकता था। हालांकि वो उसे ऐसे बिना सजे जाने तो नहीं दे सकता था, क्योंकि उसने समर की सबसे खतरनाक स्थिति में मदद नहीं करी थी। इसलिए समर ने अपना डिसीजन लिया और उसे सजा के तौर पर उसकी भारद्वाज परिवार के हेड की उपाधि छीनने का फैसला किया। उसकी बात सुनकर जीवन के चेहरे पर हैरानी और असंतोष के भाव उमड़ आई। वो भारद्वाज परिवार का हेड था और उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी, फिर वो मालिक क्यों नहीं बन सकता था? समर ने जब उसके चेहरे के भाव देखे तो वो समझ गया कि वो अपनी सजा मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो तुरंत जीवन की तरफ आगे बढ़ा और समर ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसने जीवन को ऊपर उठाते हुए ठंडे स्वर में पूछा, तो क्या आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं? ठीक है, तो फिर मैं आपको भी पवन चौहान के पास भेज देता हूँ। जीवन का चेहरा खून से भी ज्यादा लाल हो चुका था। वो सांस नहीं ले पा रहा था, मानो अगले ही पल समर उसे मार डालेगा। जीवन ने अपनी जान बचाने के लिए जल्दी में जवाब देते हुए कहा, मैं सहमत हूँ। मैं अभी के अभी भारद्वाज परिवार के हेड की पोस्ट छोड़ रहा हूँ। बस मुझे जाने दो। वो चिंतित था कि अगर उसने थोड़ी भी देर कर दी तो वो मर जाएगा। वो उसकी और समर की बात सुनकर पास खड़े दमन की आंखें चमक आई। जब उसने सुना कि जीवन के हेड की उपाधि छोड़ रहा है तो उसके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए थे, क्योंकि वह परिवार में सबसे बड़े बेटे के बाद परिवार में दूसरे सबसे ऊंचे पद पर था और अब उसके पास वही हेड बनेगा। तभी उधर समर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने जीवन को छोड़ दिया और जोर से कहा, अब से तान्या भारद्वाज ही भारद्वाज परिवार की नई हेड होंगी। उसकी बात सुनकर जीवन और दमन भारद्वाज दोनों ही अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने हैरान होते हुए मन ही मन सोचा, क्या तान्या भारद्वाज नई हेड? जीवन तो इस बात से हैरान था कि समर ने एक लड़की को हेड कैसे बना दिया, जबकि दमन सोच रहा था कि उसे हेड क्यों नहीं बनाया गया। समर ने परिवार के सभी मेंबर्स को एक डरावनी नजर से देखा और जानलेवा स्वर में कहा, ओके, मुझे लग रहा है कि तुम लोग इस बात से खुश नहीं हो। अगर वो उनके फैसले से सहमत नहीं होते तो उन लोगों को मारने में कोई आपत्ति नहीं जताएगा। भारद्वाज परिवार के सभी मेंबर्स ने जब उसकी आंखों में गुस्सा फिर से देखा तो सभी ने जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, हम सहमत हैं, हम सब तुम्हारी बात से सहमत हैं। भारद्वाज परिवार के साथ डील करने के बाद समर ने अन्य परिवारों की तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, कपूर परिवार और भाटिया परिवार, आप पवन चौहान के साथ थे। हालांकि पायल कपूर और निशा भाटिया की खातिर मैं आपको नहीं मारूंगा, लेकिन आपको अभी भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं फिरौती के रूप में हर परिवार से 1,000 करोड़ रुपए चाहता हूँ। उनके हिसाब से समर एक राक्षस था जो बिना किसी हिचकिचाहट के किसी को भी मार सकता था। वे अपनी जान जोखिम में डालना नहीं चाहते थे, लेकिन गौतम कपूर और सोहम भाटिया अपना गुस्सा छुपा नहीं पाए। वे गुस्से में आ गए थे क्योंकि 1,000 करोड़ एक बड़ी रकम थी, जिसे अदा करते करते वे अपना सब कुछ गंवा देंगे। कपूर परिवार और भाटिया परिवार उन चार बड़े परिवारों में से शामिल था जिनके पास हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी थी,
लेकिन उनमें से ज्यादातर फिक्स्ड प्रॉपर्टी थी, जैसे होटल, टूरिज्म, स्पोर्ट्स। इसके अलावा उन्हें सभी परिवारों की देखभाल भी करनी पड़ती थी। एक साल में उनका रियल प्रॉफिट 1,000 करोड़ रुपए हो सकता था। तभी समर असंतोष से मुस्कुराया। उसने एक खतरनाक किलिंग इंटेंट के साथ कहा, क्या तुम लोग इससे सहमत नहीं हो? यदि ऐसा है तो तुम लोगों को भी पवन के पास भेज देता हूँ। उसके अंदर से निकल रहे किलिंग इंटेंट को महसूस करते हुए गौतम कपूर और सोहम भाटिया के चेहरे पर डर के भाव आ गए। गौतम और सोहम ने अपनी जान बचाने के लिए तेजी से जवाब देते हुए कहा, हम हमें इससे कोई दिक्कत नहीं। हम सभी आपको 1,000 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं। हालांकि उनकी जिंदगी की तुलना में 1,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम थी, फिर भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। वो पैसा तो दोबारा भी कमा सकते थे, लेकिन अगर जिंदगी ही खत्म हो गई तो क्या करेंगे? कपूर परिवार और भाटिया परिवार को ब्लैकमेल करने के बाद समर ने अरोड़ा परिवार, पुरी परिवार और अन्य लोगों के साथ भी यही किया। ये सभी धनी परिवार थे। हालांकि वो दिल्ली के 4 बड़े परिवारों के जितने अमीर नहीं थे, फिर भी उनके पास हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। समर ने उनसे भी अपनी जान के बदले 500-500 करोड़ रुपए निकालने के लिए कहा। धवनी अरोड़ा और उसके साथ देने के कारण उसने उसके अरोड़ा परिवार को सिर्फ 100 करोड़ रुपए मांगे, क्योंकि वो धोनी अरोड़ा के काफी करीब था और उसके डायमंड्स इंडस्ट्रीज का अग्रवाल इंडस्ट्री के साथ बिजनेस रिलेशन भी था। चौहान परिवार की लॉबी में सभी लोगों के चेहरे पीले पड़ चुके थे, मानो उनके और भी कुछ हो चुका था। पहले तो वो खुशी खुशी शादी में आ रहे थे, लेकिन अब उदास हो गए थे। करोड़ों का नुकसान के बाद भला कौन खुश हो सकता था? लॉबी में ज्यादातर लोग दिल्ली के बड़े बड़े परिवारों के मास्टर और हेड थे, लेकिन अब वो एक डरी हुई आंखों में समर को घूर रहे थे। उन सभी से डील करने के बाद समर ने अपने आंखों में किलिंग इंटेंट रखते हुए ड्रैगन किंग से पूछा, ड्रैगन किंग, अब तुम बताओ, तुम कैसे मरना चाहते हो? वो अपने दुश्मनों को आसानी से माफ करने वाला तो था ही नहीं, क्योंकि ड्रैगन किंग उसका दुश्मन था। उसकी बात सुनकर ड्रैगन किंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने निराशा से कहा, हाइनेस, आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन प्लीज पहले मेरी एक रिक्वेस्ट सुन लीजिए। समर ने रूखे अंदाज में कहा, हाँ बताओ, क्या रिक्वेस्ट है? ड्रैगन किंग ने धीरे से कहा, हाइनेस, आप चाहो तो मुझे अभी मार दो, लेकिन प्लीज ड्रैगन ग्रुप टीम के बाकी मेंबर्स को छोड़ दीजिए। समर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, ओह नहीं नहीं, अगर मैंने उन्हें जाने दिया तो बाद में बदला लेने आएंगे। मैं इसके बाद दोबारा कोई झंझट नहीं चाहता। ड्रैगन किंग ने आह भरी। उसे पहले ही पता था कि शैडो किंग उसे या ड्रैगन ग्रुप टीम के मेंबर्स को जाने नहीं देगा, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की एक किरण थी। जाहिर है, ये उम्मीद कम नहीं आई। शैडो किंग अब पूरी तरह से ड्रैगन ग्रुप टीम को खत्म करने पर तुला हुआ था। समर ने अपना किलिंग खंजर उठाया और ड्रैगन किंग के सिर पर वार कर दिया, लेकिन तभी अचानक दूर से एक पत्थर समर की तरफ उड़ता हुआ आया। पत्थर इतना तेज था, समर की तरफ आ ही रहा था, समर को कुछ रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। पत्थर सीधा जाकर समर के खंजर पर लगा। उसने समर के खंजर को रास्ते से हटा दिया और उस पर छाई को महसूस करते हुए समर की आंखों में एक ठंडक झलक आ गई। व्यक्ति कितना तेज था, कितना पावरफुल। समर अपनी स्पीड के लिए जाना जाता था, लेकिन वो परछाई उसे चकमा नहीं दे पाई थी। समर ने उदास होकर पूछा, कौन कौन हो कौन हो तुम, जो मुझ पर चुपके से हमला कर रहे हो? तभी एक महिला की कर्कश आवाज आई, ये कोई छिपकर वार नहीं किया गया है। अगर ऐसा होता तो पत्थर सीधे तुम्हारे शरीर पर लगता। तभी बैंगनी रंग की छोटी ड्रेस वाली एक लड़की उसके सामने आ गई। वो लगभग 18 साल की थी। उसके चेहरे जैसे होठ और बर्फ जैसी त्वचा थी। वो मुस्कुराती हुई आ रही थी। चेहरे पर 2 सुंदर गड्ढे थे। वो बहुत मासूम और लेकिन आकर्षक लग रही थी। समर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। ये भाव केवल तभी प्रकट होते थे जब वो कभी किसी पावरफुल फाइटर को देखता था। लड़की केवल 18 वर्ष की थी। उसमें कोई विशेष ताकत नहीं थी, लेकिन समर को लगा कि वो काफी खतरनाक है। ये लड़की सीधी सादी नहीं थी। जो एक पत्थर से समर के खंजर को रास्ते से हटा सकती थी, वो सीधी कैसे हो सकती थी? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए समर की तरफ बढ़ते हुए कहा, अरे बड़े भाई, आप अंकल ड्रैगन को जाने क्यों नहीं देते? समर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, मैं उसे क्यों जाने दूं? आखिर समर को लगा कि लड़की खतरनाक है, लेकिन वो ड्रैगन किंग को ऐसे जाने तो नहीं दे सकता। लड़की ने हंसते हुए कहा, बड़े भाई,
मेरे दादाजी ने कहा है कि अगर आप ड्रैगन किंग को छोड़ देंगे तो आपको एक जरूरी जानकारी दे देंगे। समर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कौन सी जानकारी? ड्रैगन किंग के जान के लायक? सच कहूं तो अगर आप मुझे 10 करोड़ 1000 रुपए भी दे देंगे तो भी मैं ड्रैगन किंग को आज जाने नहीं दूंगा। उस लड़के ने समर के इसी जवाब की उम्मीद की थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दादाजी ने कहा है कि वो विंड एज दानव किंग के बारे में कुछ जानते हैं। अगर आप ड्रैगन किंग को छोड़ देंगे तो वो आपको उनके बारे में बता सकते हैं। उसकी बात सुनकर समर दंग रह गया। उसने हैरान होते हुए कहा, मेरे मास्टर के बारे में जानकारी? वो लंबे समय से अपने मास्टर को ढूंढ रहा था, लेकिन अब जब वो थर्ड मास्टर की तलाश में निकला था तब उसके पास अपने मास्टर की कोई खबर नहीं थी। वो गायब हो चुके थे। बाद में उसने ग्लोबल शैडो ग्रुप टीम की ताकत का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी वो अपने मास्टर को नहीं ढूंढ पाया। स्वाभाविक रूप से अपने मास्टर का नाम सुनकर वो दंग रह गया था। लड़के ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ एक विस्फोटक जानकारी देते हुए कहा, मेरे दादाजी ने कहा है कि उन्हें न सिर्फ विंड एज दानव किंग के बारे में जानकारी है, बल्कि उन्हें ग्रेट कॉन्करर थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज के बारे में भी पता है। इस बार तो सचमुच समर दंग रह गया था। उसने खुले मुंह के साथ मन ही मन सोचा, क्या क्या उसके पास ग्रेट कॉन्करर यानी भारद्वाज परिवार के थर्ड मास्टर के बारे में भी जानकारी है? ऐसा? इस लड़की का दादा कौन है? उन्हें न सिर्फ मेरे मास्टर के बारे में पता, बल्कि मेरे पापा के बारे में भी जानकारी है। समर ने संदेह से पूछा, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? मैंने अपने पापा और मास्टर को पूरी दुनिया में देख लिया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता चला। फिर तुम्हारे दादा के पास उनके बारे में जानकारी कैसे है? उसकी बात सुनकर लड़के के गाल गुस्से से फूल गए। उसे यह देखकर गुस्सा आ रहा था कि समर उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है। लड़के ने समर को गुस्से में घूरते हुए कहा, आप गोडली शिवा पर्वत के किसी मास्टर की बातों पर कैसे संदेह कर सकते हैं? गोडली शिवा पर्वत का नाम सुनते ही समर के चेहरे के भाव बदल गए। गोडली शिवा पर्वत पूरे इंडिया की सबसे रहस्यमय जगह थी। शैडो ग्रुप जाने से पहले उसके मास्टर उसे गोडली शिवा पर्वत पर लेकर भी गए थे, लेकिन तब पर्वत के मास्टर ने उन्हें पर्वत पर दरवाजे खोलने से मना कर दिया था। गोडली शिवा पर्वत के लोगों के एक बार में कहा गया था कि पूरे इंडिया में केवल ग्रेट कॉन्करर ही पर्वत में जा सकता है। 10 राक्षसों के लीडर विंड एज सहित कोई भी गोडली शिवा पर्वत पर जाने के योग्य नहीं था। तभी अचानक ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने समर के पास आते हुए कहा, यंग मास्टर, ड्रैगन किंग गोडली शिवा पर्वत के मास्टर का बेटा है। मुझे लगता है ये कोई साजिश हो सकती है। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग इंडिया में ही रहता था, इसलिए उसे गोडली शिवा पर्वत की गहरी समझ थी। ये एक रहस्यमय जगह थी जो आम लोगों के लिए बंद थी, और ये तक कि ग्रीन ड्रैगन दानव किंग भी पर्वत पर नहीं जा सकता था। समर एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन किंग गोडली शिवा पर्वत से आएगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो पर्वत वाकई एक खास जगह है। समर ने ग्रीन ड्रैगन दानव की किंग तरफ देखा भी नहीं, बल्कि उसने उस लड़के से पूछा, क्या तुम्हारे दादाजी सचमुच मेरे पापा और मास्टर के बारे में जानते हैं? उस लड़के ने कहा, हाँ, दादाजी ने कहा है कि अगर आप अंकल ड्रैगन किंग को जाने दोगे तो आप कल गौरदेशवा पर्वत पर जाकर उनसे बात कर सकते हैं। उसका स्वर अप्रसन्न था। स्पष्ट रूप से वो इस बात से परेशान थे कि समर उसके बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। उस लड़के के दादाजी बहुत बलवान थे, उन्हें चमत्कारी दूरदर्शी बुजुर्ग के रूप में जाना जाता था। फिर ये लोग उसके दादाजी की बातों पर कैसे शक कर सकते थे? समर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं ड्रैगन किंग को छोड़ रहा हूँ और मैं कल गोडली शिवा पर्वत पर तुम्हारे दादाजी से मिलने के लिए आऊंगा। तभी ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने बीच में बोलते हुए कहा, यंग मास्टर। वो समर के मन को समझना चाहता था, लेकिन समर ने हाथ हिलाकर उसे बीच में ही चुप करवा दिया। चाहे लड़की की बात सच हो या झूठ, फिर भी उसे कल गोडली शिवा पर्वत पर उसके दादा से मिलने तो जाना ही पड़ेगा। उस लड़के के हाव भाव से ऐसा ही लग रहा था वो झूठ नहीं बोल रही है। इतना ही नहीं, समर को यह भी पता चल गया कि वो लड़की अपने कम उम्र के बावजूद बहुत पावरफुल है। वो किसी किंग जितनी ताकतवर थी। इस बात से समर हैरान रह गया था। जब गोडली शिवा पर्वत की एक 18 साल की लड़की भी किंग जितनी पावरफुल है, तो गोडली शिवा पर्वत का मास्टर कितना पावरफुल होगा। वहीं उस लड़की को यह बात सुनकर राहत मिली कि समर ड्रैगन किंग को छोड़ने का वादा कर रहा है। उसकी आंखों की नाराजगी गायब हो गई। उस लड़के ने हंसते हुए कहा,
बड़े भाई निश्चिंत रहिए, मेरे दादाजी झूठ नहीं बोल रहे। कल आप गोरली शिवा पर्वत पर आना याद रखिएगा। ये कहने के बाद लड़की ने ड्रैगन किंग की मदद की और ड्रैगन ग्रुप टीम का नेतृत्व करते हुए उन सभी को चौहान परिवार के विला से बाहर ले गई। तभी पायल ने चिंतित होकर समर के पास आते हुए पूछा, समर, क्या तुम सचमुच कल गोरली शिवा पर्वत जा रहे हो? कपूर परिवार के प्रिंसेस होने के नाते उसने स्वाभाविक रूप से गोरली शिवा पर्वत के बारे में सुना था और ये एक रहस्यमय जगह थी जहां कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं जा सकता था। पर्वत पर जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे थे। वो चिंतित थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि समर वापस ना आए। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो पायल, ड्रैगन किंग भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। गोरली शिवा पर्वत के लोग कितने पावरफुल होंगे, वो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसे जरा भी उनकी चिंता नहीं थी। वो अनगिनत बार मौत के करीब पहुंच चुका था और अनगिनत पावरफुल फाइटर्स को मार चुका था। उसे गोरली शिवा पर्वत के लोगों की कोई चिंता नहीं थी। वहीं पायल अभी भी चिंतित थी क्योंकि वो जानती थी कि समर बहुत पावरफुल है, लेकिन गोरली शिवा पर्वत के लोग कमजोर नहीं थे। तभी ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने समर को समझाने की कोशिश की और कहा, यंग मास्टर, आपको इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। मैं भी गोरली शिवा पर्वत पर गया था, लेकिन मुझे वहां के द्वारपाल ने बाहर निकाल दिया। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने शब्द करते हुए शर्म से पानी पानी भी हो गया था। यह बहुत ही शर्मनाक था। वो 10 दानवों किंगों में से एक था, लेकिन उसे गोरली शिवा पर्वत पर जगह नहीं मिली। हालांकि अपने यंग मास्टर की सुरक्षा के लिए उसने अपना अनुभव बताना ही पड़ा। इसकी बात सुनकर समर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग एक लेवल डबल एस का फाइटर था। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग को बाहर निकालने वाला द्वारपाल भी कम से कम ट्रिपल एस का फाइटर तो होना चाहिए था। एक ट्रिपल एस का फाइटर गोरली शिवा पर्वत पर सिर्फ एक द्वारपाल था। समर हैरान और उलझन में था कि क्या गोरली शिवा पर्वत सचमुच में इतना पावरफुल था। तभी लायन दानव किंग भी समर के अविश्वास को देखकर आगे बढ़ा। उसने समर की तरफ बढ़ते हुए कहा, यंग मास्टर, ग्रीन ड्रैगन सच कह रहा है। 10 साल पहले मैं ग्रेट कॉन्करर के साथ गोरली शिवा पर्वत पर गया था, लेकिन ग्रेट कॉन्करर अकेले ही पर्वत में जा पाए थे। मुझे भी द्वारपाल ने बाहर ही रोक दिया, लेकिन मैंने उनके साथ बराबरी की फाइट की थी। उसकी बात सुनकर समर दंग रह गया था। वो लायन दानव किंग की ताकत अच्छी तरह से जानता था। लायन दानव किंग ट्रिपल एस का फाइटर था और हालांकि वो एक मीडियम स्टेज का फाइटर था, फिर भी बहुत पावरफुल था। लेकिन लायन दानव किंग ने कहा कि वो द्वारपाल के साथ बराबरी कर पाया था, उसे नहीं हरा पाया था। इसका मतलब था कि गोरली शिवा पर्वत का द्वारपाल ट्रिपल एस फाइटर का तो था ही। समर को लगा कि गोरली शिवा पर्वत बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर गोरली शिवा पर्वत पावरफुल था तो उसे कल पर्वत पर जाना ही था, क्योंकि पर्वत के मास्टर को उसके पापा और मास्टर के बारे में कुछ जानकारी थी। तभी पायल ने कहा, समर, खून बहुत बह रहा है, पहले अच्छी तरह से आराम कर लो। अगर तुम्हें कल गोरली पर्वत जाना है तो। उसकी आंखों में उदासी की झलक थी। वो जानती थी कि समर उसकी वजह से घायल हुआ है। वो उसे बचाने के लिए ही तो आया था। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं आज आराम करूंगा, कल गोरली पर्वत जाऊंगा। समर को ग्रीन ड्रैगन दानव किंग और लायन दानव किंग ने गोरली पर्वत की ताकत के बारे में बता दिया था। अपनी मौजूदा चोटों के कारण वो पर्वत पर नहीं जा सकता था। उसको नहीं पता था कि गोरली शिवा पर्वत उसका दोस्त है या फिर दुश्मन। उस रात समर ने ग्रेट नरेंद्र होटल में आराम किया। वो भारद्वाज परिवार या कपूर परिवार के घर नहीं गया। इसके बजाय उसने अपने पापा के होटल में आराम करने का फैसला लिया था। पायल भी उसके साथ होटल में ही रुकी थी। उसने उसके जख्मों को धीरे से साफ किया, चोटों पर दवाई लगाई। क्योंकि समर के पेट पर चोट लगी थी, इसलिए वो कोई भी जोरदार काम नहीं कर सकता था। अगले दिन सुबह 6 बजे पायल अभी भी गहरी नींद में थी। समर पहले ही जाग चुका था। साफ था कि पायल थकी थी, इसलिए गहरी नींद में थी। समर ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके नींद में खलल नहीं डाला। फिर वो चुपचाप होटल से बाहर निकल गया। लायन दानव किंग और ग्रीन ड्रैगन दानव किंग पहले से ही होटल में प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार कर रहे थे। उन दोनों ने आदरपूर्वक समर के साथ गोरली शिवा पर्वत तक जाने की अनुमति मांगी। समर ने भी उन्हें उनकी बात मान ली। वो जानता था कि वो उनके साथ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उन्हें चिंता हो रही थी। लायन दानव किंग ने चिंता में पूछा, यंग मास्टर, क्या आपकी चोट ठीक है? समर ने कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन समर ने देखा कि लायन दानव किंग को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। तो उसने अपनी कमीज ऊपर करते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए उसे दिखाया कि उसके पेट का घाव पूरी तरह से ठीक हो चुका था। बस एक जमी हुई पपड़ी रह गई थी।
उसका घाव देखकर लायन दानव किंग और ड्रैगन दिन दोनों ही स्तब्ध रह गए थे। इतनी गंभीर चोट से उबरने में एक हफ्ता लग जाता था, जबकि समर एक दिन में ही ठीक हो गया था। अपने पिता की तरह ग्रेट कॉन्करर का पुत्र भी सचमुच असामान्य था। दोनों ने आश्चर्य से ही एक दूसरे को देखा। वहीं समर कार में बैठते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहा था। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग कार को गोल्डी ड्रैगन पर्वत की तरफ ले गया। गोल्डी पर्वत दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर पर था। यह एक विशाल पर्वत था और जो भगवान शिव के जैसा दिखता था, इसलिए उसका नाम गोल्डी पर्वत रखा गया था। उस देहाती इलाके में कोई भी व्यक्ति नहीं था, बस एक ऊंचा सा पहाड़ था और पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में एक संकीर्ण सड़क थी। पहाड़ की तलहटी में काले कपड़े पहने दो अधेड़ उम्र के आदमी खड़े थे। वो हट्टे कट्टे थे और कम से कम 6 फुट लंबे थे। समर को एहसास हुआ कि दोनों अधेड़ उम्र के आदमी ट्रिपल एस के फाइटर थे। तो ये उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ दी। और तो और वो दोनों लेवल ट्रिपल एस के मीडियम स्टेज के फाइटर थे। शैडो ग्रुप टीम के सभी मेंबर्स भी ट्रिपल एस के फाइटर थे। गोल्डी शिवा पर्वत पर कुछ ट्रिपल एस के फाइटर्स का होना अजीब बात नहीं थी। दुनिया वाकई में बहुत बड़ी थी। अंडरवर्ल्ड में कई पावरफुल फाइटर भी जो किंगों के समान पावरफुल थे, जैसे सर्बिया के किलिंग ग्रुप का इंस्ट्रक्टर, जापान के निंजा फाइटर, कोरिया के ताइक्वांडो फाइटर और थाईलैंड के बॉक्सिंग फाइटर। कई लोगों को लगता था कि समर सबसे ज्यादा ताकतवर था। हालांकि ये सच था, फिर भी वो बहुत ताकतवर था, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी थी और दुनिया के हर हिस्से में उससे भी ज्यादा फाइटर ताकतवर मौजूद थे। समर ने गहरी सांस ली, गोल्डेश्वर पर्वत की तरफ चल पड़ा। लेकिन तभी उन दो अधेड़ उम्र के आदमियों ने समर का रास्ता रोकते हुए अहंकार से कहा, रुक जाओ, यहाँ ऐसे ही किसी को जाना अलाउड नहीं है। उन्होंने समर को रोक लिया। उनका लहजा घमंडी और ठंडा था। उन्हें सामने वाले युवक की कोई परवाह नहीं थी। गोल्डी शिवा पर्वत इंडिया की सबसे रहस्यमय जगह थी और यहाँ कोई भी जा नहीं सकता था। समर ने भौहें चढ़ाई और कहा, आपके मास्टर ने मुझे इनवाइट किया है, इसलिए प्लीज मेरे रास्ते से हट जाइए। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसमें थोड़ी सी नाराजगी थी। उन दोनों आदमियों का अहंकारी बर्ताव उसे नागवार था। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने समर को नफरत भरी नजरों से देखा और कहा, यदि आप गोल्डी पर्वत शिवा में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको हमें हराना पड़ेगा। वे गोल्डी शिवा पर्वत के द्वारपाल थे, उस एरिया की रक्षा के लिए जिम्मेदार थे। पर्वत पर प्रवेश करने में बस एक ही शर्त थी, उन्हें हराना। पिछले 1 दर्जन सालों में जब वो यहाँ है, कोई भी व्यक्ति उन्हें हरा नहीं पाया था और इसलिए कोई भी पर्वत पर जा नहीं पाया था। बस एक ही इंसान था, ग्रेट कॉन्करर, जिसने उनको हरा दिया था। आखिरकार वो ट्रिपल एस के फाइटर थे। उन्हें हराने के लिए कम से कम किंग लेवल का तो होना जरूरी था। समर ने एक पावरफुल ओरा बिखेरते हुए मंद मंद मुस्कुरा कर कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम लोगों को हरा दूंगा। समर की बात सुनते ही उन दोनों अधेड़ उम्र के आदमियों के चेहरे गंभीर हो गए। उनके चेहरों से तिरस्कार गायब हो गया। उन्हें समर के शरीर से एक ताकत निकलती हुई महसूस हुई। उन दोनों अधेड़ उम्र के आदमियों ने एक दूसरे को देखा और हमला करने का फैसला कर लिया। उन्होंने समर की तरफ अपना पंच घुमाया, लेकिन ट्रिपल एस तक पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति अपने पंच को हवा में ही चीर सकता था। ये अपनी ताकत साबित करने का एक तरीका था और एक साधारण व्यक्ति हवा को चीर नहीं सकता था। समर हल्के से मुस्कुराया, स्थिर खड़ा रहा। जैसे ही उनके पंच उस पर पड़ने लगे, तभी अचानक उसने अपने हाथों से उनके पंच पकड़ लिए। दोनों आदमियों की आंखों में डर आ गया था। ये वे बेहद ताकतवर फाइटर थे, लेकिन उनके सामने खड़ा युवक एक ही पल में उनके पंचों को कैसे पकड़ लेता है। जो युवक ट्रिपल एस के फाइटर के वार वार को रोक सकता है, वो कोई साधारण आदमी तो नहीं हो सकता। दोनों अधेड़ उम्र के आदमी अपने हाथों को पीछे खींचना चाहते थे, लेकिन उनके हाथों को समर ने कसकर पकड़ लिया था। तभी बिजली के चमक की तरह समर ने अपना दाहिना पैर उठाया और उनके पेट पर एक एक जोरदार किक दे मारी। वे उखड़कर पीछे जमीन पर जोरदार धमाके के साथ गिर गए। दोनों ने नीचे गिरते ही खून की उल्टी की वो हार। तभी दाहिनी तरफ छोटे बालों वाले आदमी ने डरते हुए कहा, किंग, ये किंग की ताकत है, आप किंग हैं। तभी अचानक उन दोनों को एक कर्कश आवाज सुनाई दी, हाँ बड़े भाई, आप बहुत स्ट्रोंग हैं। पहाड़ के प्रवेश द्वार पर एक प्यारी सी लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो लड़की कोई और नहीं, ये वही लड़की थी जिससे समर की मुलाकात चौहान परिवार के विला पर हुई थी। तभी उन दोनों अधेड़ उम्र के आदमियों ने शर्मिंदगी के साथ कहा,
मिस वर्मिलियन स्पैरो, हम हार गए हैं। उस लड़के ने हल्के में हाथ हिलाते हुए कहा। कोई बात नहीं, समर भाई शैडो किंग हैं। तुम लोगों का हारना सामान्य बात है। वर्मिलियन स्पैरो की बात सुनकर दोनों अधेड़ उम्र के आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उन्होंने स्वाभाविक रूप से अंडरवर्ल्ड के नंबर वन किंग के बारे में सुना था। इतने ताकतवर फाइटर से उनका हारना स्वाभाविक था। तभी समर ने उस लड़के से पूछा, तुम्हारा नाम वर्मिलियन स्पैरो है? उसने अंडरवर्ल्ड से सुना था कि इंडिया में चार पावरफुल ग्रेट फाइटर थे। उनके नाम अजोर ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, वर्मिलियन स्पैरो और ब्लैक टॉर्टवाइज थे। ये चारों रहस्यमय फाइटर थे और दुनिया के सामने कम ही आते थे। कुछ लोगों का कहना था कि अंडरवर्ल्ड किंग जितने ही पावरफुल थे, लेकिन अफवाहें निराधार थी। समर को यह सुनकर स्वाभाविक रूप से आश्चर्य हुआ कि उसके सामने खड़ी लड़की वर्मिलियन स्पैरो थी और वो लड़की वाकई एक किंग जितनी ताकतवर थी। वर्मिलियन स्पैरो ने मनमोहक मुस्कान के साथ कहा, बड़े भाई चलो चलें, दादाजी आपका इंतजार कर रहे हैं। वो लड़की बहुत मासूम थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उसकी मुस्कान मनमोहक थी और उसके गालों पर दो प्यारे से डिंपल थे। समर ने हाथ हिलाते हुए कहा, लायन दानव किंग, ग्रीन ड्रैगन दानव किंग, आप लोग यहीं पहाड़ के बाहर मेरा इंतजार कर सकते हैं। ये कहते हुए वर्मिलियन स्पैरो के पीछे चला गया। वर्मिलियन स्पैरो उसे पहाड़ की चोटी की तरफ ले गई। ये एक घुमावदार रास्ता था और जिसके किनारे कई अजीब से आकार के चट्टाने, कीमती जड़ी बूटियां लगी हुई थी। जल्द ही वर्मिलियन स्पैरो ने समर को गोडली शिवा पर्वत की चोटी पर पहुंचा दिया। पहाड़ की चोटी पर पत्थरों से बना हुआ एक घर था। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ 30 वर्ग मीटर का। घर में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो वहां पर रहता था। वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो वर्मिलियन स्पैरो के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसके चेहरे पर उदासी की झलक आ गई। पत्थर के घर के बाहर काले कपड़े वाले दो आदमी खड़े थे। समर के चेहरे पर भी गंभीरता आ गई। पत्थर के घर का मालिक कौन हो सकता था? वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता था? उसने पर्वत के मास्टर से मिलने से पहले 4 लेवल ट्रिपल एस के फाइटर देख लिए थे। गौरदेव शिवा पर्वत इतना पावरफुल था कि वो शैडो ग्रुप टीम को टक्कर दे सकता था। शैडो ग्रुप की टीम अंडरवर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम थी और शैडो ग्रुप जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को देखकर समर स्वाभाविक रूप से हैरान था। वर्मिलियन स्पैरो ने पत्थर के घर का दरवाजा खोला, तभी उनको आंखों के सामने एक कमजोर एल्डर आ गए। वही व्हीलचेयर पर बैठे हुए थे। उनके पैर टूटे हुए थे, वो बहुत कमजोर लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मौत की कगार पर हों। वर्मिलियन स्पैरो ने नरम दुखी आवाज में कहा, दादाजी, मैं शैडो किंग को ले आई हूं। एल्डर ने अपनी आंखें खोली और थोड़ी देर बाद देखकर कहा, वर्मिलियन स्पैरो, तुम शैडो किंग को ले आई हो? वर्मिलियन स्पैरो ने मुस्कुराते हुए इशारा करते हुए समर की तरफ कहा, हाँ दादाजी, वो शैडो किंग है। एल्डर की आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि शैडो किंग इतना छोटा होगा। उसने समर की तारीफ करते हुए कहा, जैसा कि विंड एज दानव किंग के स्टूडेंट और ग्रेट कॉन्करर के बेटे से उम्मीद थी, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। तुम इतनी कम उम्र में इतने पावरफुल हो गए हो। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आप भी बहुत मजबूत हैं। आप भी एक लेवल ट्रिपल एस के टॉप स्टेज के फाइटर हैं। हालांकि समर के शब्द बेफिक्री से भरे थे, फिर भी वो अंदर से स्तब्ध था। बूढ़ा भी एक लेवल ट्रिपल एस टॉप स्टेज का फाइटर था। एल्डर भी उतना ही पावरफुल था जितना वो खुद था। समर 18 साल की उम्र में शैडो ग्रुप चला गया था। हालांकि उनके मास्टर विंड एस दानव किंग इंडिया के नागरिक थे और इसलिए उनके मास्टर उन्हें अक्सर इंडिया के फाइटर्स की कहानी सुनाया करते थे। विंड एस दानव किंग ने एक बार समर को बताया था कि इंडिया में अनगिनत पावरफुल फाइटर थे जो घने पहाड़ों, जंगलों और गुफाओं में रहते हैं। ये सभी लोग बेहद पावरफुल फाइटर थे जो कभी कभी ही दिखाई देते हैं। समर को लगा कि उसका मास्टर बकवास कर रहा था। इंदौर शहर में आने के बाद उसे कोई भी छिपा हुआ फाइटर महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब समर को अपने मास्टर की बातों पर यकीन होने लगा था। गौड़ली शिवा पर्वत के पास शैडो ग्रुप टीम के बराबर की ताकत थी और एल्डर की ताकत उसके जैसी ही थी। जैसा कि उम्मीद की थी, इंडिया एक ऐसी ही जगह थी जहां बहुत सारे लोग ऐसे ही छिपे हुए थे। समर ने घबराते हुए एल्डर से पूछा, मैं अपने पापा और मास्टर के बारे में जानना चाहता हूँ। आपने कहा था कि आप उनके बारे में जानते हैं।
प्लीज प्लीज मुझे उनके बारे में बताइए। वो ड्रैगन किंग के सामने इतना भी नहीं घबराया, लेकिन अब इस एल्डर के सामने उसे थोड़ी सी घबराहट तो महसूस हो रही थी। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था कि वो एल्डर से डरता था, बल्कि इसलिए था कि उसे अपने मास्टर और अपने पिता की खबर मिलने वाली थी। तभी एल्डर ने उसके सवाल का जवाब देते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए पूछा, तुम मुझे एल्डर सत्य कह सकते हो? क्या तुमने वर्ल्ड के 4 मेजर निषिद्ध एरिया के बारे में सुना है? उसकी बात सुनकर समर कंफ्यूजन में भौचक्का रह गया। शैडो किंग होने के नाते उसने आज तक इन जगह के बारे में सुना जरूर था, लेकिन वो कभी गया नहीं था, क्योंकि ये बेहद खतरनाक जगह थी। समर ने सिर हिला दिया और कहा, हाँ एल्डर सत्य, मैंने उनके बारे में सुना तो है। एल्डर सत्य ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शैडो किंग, तो फिर मुझे एक एक करके बताओ कि वो 4 स्थान कौन कौन से हैं। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, एल्डर सत्य, वो टाइगर ग्रुप एरिया के नर्क टावर, पैंथर ग्रुप एरिया के डेथ वैली, प्रशांत में घोस्ट आइलैंड और इंडिया में कंचनजंगा पर्वत हैं। हालांकि वो उन 4 निश्चित एरियाज के बारे में कभी और ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाया था। उनमें से एक बेहद खतरनाक था और वहां कदम रखते ही मौत का तांडव मच जाता था। अफ्रीका के शैडो किंग के रूप में समर ने दुनिया का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देखा था। एल्डर सत्य ने धीरे से कहा, शैडो किंग, चूंकि तुम पहले से जानते हो कि वो कहाँ है, क्या तुम कभी वहां गए हो? समर ने कहा, नहीं एल्डर सत्य, मैं कभी नहीं गया। मेरे मास्टर ने मुझे वहां जाने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वहां बहुत सारे खतरे हैं। एल्डर सत्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मैं वहां गया हूं शैडो किंग। उनकी बात सुनकर समर हैरान रह गया था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि एल्डर निषिद्ध एरिया में गए होंगे। एल्डर सत्य ने कड़वाहट के साथ मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं, वहां से वापस आने के बाद मैं इस तरह का हो गया हूँ। मेरे दोनों पैर टूट गए थे, मेरे सभी अंग डैमेज हो गए थे। अब मैं मुश्किल से 1 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। समर का चेहरा चमक गया। वो निश्चित रूप से समझ सकता था कि एल्डर सत्य लगभग उसके ही जितने पावरफुल थे, और अगर एक बार वहां जाने से ही एल्डर सत्य का ये हाल हो चुका था। समर ने कंफ्यूजन में भौहें चढ़ाते हुए पूछा, एल्डर सत्य, मैं आपसे अपने मास्टर और पिता के बारे में पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं? असल में समर अभी भी कंफ्यूजन में था। उसको इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि वो तो पूछ रहा मास्टर के बारे में रहा है, लेकिन एल्डर सत्य उसे निषिद्ध एरिया के बारे में क्यों बता रहे हैं। तभी एल्डर सत्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, 2 साल पहले कंचनजंगा पर्वत पर विंड एज दानव किंग को मैंने देखा था। समर का चेहरा जम गया, वो कांपने लगा। उसने कांपते हुए कहा, आपने मेरे मास्टर को कंचनजंगा पर्वत पर देखा था? लगभग कितने समय पहले? एल्डर सत्य ने कहा, शैडो किंग, ये मैं बता तो रहा हूं, लगभग 2-2.5 साल पहले। प्रशांत द्वीप के टोप तलवारबाज ने मुझे मारने की कोशिश की। विंड एज दानव किंग ने ही मुझे बचाया था। उस समय एल्डर सत्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे और निषिद्ध क्षेत्र में उसके दोनों पैर टूट गए थे। अगर विंड एज दानव किंग उस समय वहां आकर उनकी जान न बचाते, तो तलवारबाज उसे पहले ही मार डालते। दूसरे शब्दों में विंड एज दानव किंग ने एल्डर सत्य की जान बचा ली थी। समर ने कंफ्यूज होते हुए कहा, एल्डर सत्य, यदि आप वहां से बाहर आ चुके हैं तो मेरे मास्टर अभी वहां क्या कर रहे हैं? एल्डर सत्य ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, शैडो किंग, विंडेज दानव किंग ने कहा था कि वो ग्रेट कॉन्करर को बचाने जा रहा था, क्योंकि वो कंचनजंगा पर्वत में फंस गया था, इसलिए वो अभी भी वहां था। समर ने आगे पूछा, आपका मतलब है कि मेरे मास्टर, मेरे पापा दोनों अभी भी कंचनजंगा पर्वत पर हैं? एल्डर सत्य ने सिर झुकाते हुए कहा, तुम सही सोच रही हो। तुम्हारे मास्टर और पापा दोनों अभी वहीं कंचनजंगा पर्वत पर फंसे हुए हैं। समर थोड़ा एक्साइटेड लग रहा था। वो तुरंत खड़ा हुआ, कंचनजंगा पर्वत की तरफ जाने के लिए तैयार हो गया, ताकि अपने मास्टर और पापा को बचा सके। वो इतने सालों में अपने मास्टर और पापा को ढूंढ रहा था, फिर भी उसे आज तक कोई सुराग नहीं मिला था।
अब आखिरकार वो कंचनजंगा पर्वत में फंस चुके थे। उसे पता लग गया था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वो उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। उस जगह पर कोई भी जीवित प्राणी नहीं था। शैडो ग्रुप टीम ने अभी तक वहां की जांच भी नहीं की थी। जब एल्डर सत्य ने देखा कि समर जाने वाला है तो उन्होंने अपना सिर हिलाया और समर को रोकते हुए कहा, शैडो किंग, तुम अभी वहां दाखिल नहीं हो पाओगे। उसकी बात सुनकर समर रुक गया और वो अभी भी कंफ्यूजन में लग रहा था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि एल्डर सत्य का कहने का मतलब क्या था। आपको क्या लगता है दोस्तों, एल्डर सत्य क्या कहना चाह रहे हैं? क्या समर वहां कभी जा पाएगा या नहीं? ऐसी कौन सी चीज है जो समर को रोक सकती है? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी सीक्रेट घर जमाई कहानी के साथ। दोस्तों, सुकून एफएम चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके लाइक करें, वीडियो को हाइप करें और हाइप वाला बटन जरूर दबाएं। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें।